संचार की विशेषताएं क्या होती है, संचार के काम क्या है, जन संचार के क्या कार्य होते हैं, ठीक है। और क्या नाम है, रेडियो का आविष्कार कब हुआ है। अब ये सभी अखबार और पत्र पत्रिकाओं का आविष्कार कब हुआ, कहाँ से हुआ, किसने किया, ये सभी कुछ बातें अभी तक हम कर चुके हैं। तो आज जो हमारा विषय रहेगा टेलीविजन, टेलीविजन के संदर्भ में जानेंगे, टेलीविजन, इंटरनेट, इन दोनों अंशों के संदर्भ में जानेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं टेलीविजन के संदर्भ में। आज टेलीविजन जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और ताकतवर माध्यम बन गया है। प्रिंट मीडिया के शब्द और रेडियो की ध्वनियों के साथ जब टेलीविजन के दृश्य मिल जाते हैं तो सूचना की, अगला पृष्ठ निकाल लीजिएगा, सूचना की विश्वसनीयता कई गुना बढ़ जाती है। पश्चिमी देशों में रेडियो के विकास के साथ ही टेलीविजन पर प्रयोग शुरू हो गए थे। 1927 में बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज ने न्यूयॉर्क और वाशिंगटन के बीच प्रायोगिक टेलीविजन कार्यक्रम का प्रसारण किया। 1936 तक बीबीसी ने अपनी टेलीविजन सेवा शुरू कर दी थी। इस पंक्ति को अंडरलाइन कर लीजिएगा कि बीबीसी ने टेलीविजन की सेवाएं कब शुरू कर दी थी, 1936 में। भारत में टेलीविजन की शुरुआत यूनेस्को की एक शैक्षिक परियोजना के तहत 15 सितंबर 1959 को हुई। भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई है, ये एक अंक का क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में। कब हुई है, 15 सितंबर 1959, यानी कि 15 सितंबर 1959, ठीक है। इसका मकसद टेलीविजन के जरिए शिक्षा और सामुदायिक विकास को प्रोत्साहित करना था। इसके तहत दिल्ली के आसपास के गांव में 2 टीवी सेट लगाए गए जिन्हें 200 लोगों ने देखा। यह हफ्ते में 2 बार 1-1 घंटे के लिए दिखाया जाता था। लेकिन 1965 में स्वतंत्रता दिवस में भारत में विधिवत टीवी सेवा का आरंभ हुआ। अब रोज 1 घंटे के लिए टीवी कार्यक्रम दिखाया जाने लगा। 1975 तक दिल्ली, मुंबई, श्रीनगर, अमृतसर, कोलकाता, मद्रास और लखनऊ में भी टीवी सेंटर खुल गए। ये अंडरलाइन कर लीजिएगा। 1975 में कौन कौन सी जगह पर टीवी सेंटर खुल चुके थे, दिल्ली में, मुंबई में, श्रीनगर में, अमृतसर में, कोलकाता में, मद्रास में और लखनऊ में। यानी कि कुल कितने टीवी सेंटर खुल गए थे 1975 में? 6-7, 1 2 3 4 5 6 और 7 सेंटर खुल चुके थे, ठीक है। लेकिन 1976 तक टीवी सेवा आकाशवाणी का हिस्सा थी। 1 अप्रैल 1976 से इसे अलग कर दिया गया, इसे दूरदर्शन नाम दिया गया। 1984 में इसकी रजत जयंती मनाई गई। स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को दूरदर्शन की ताकत का एहसास था। वह देश भर में टेलीविजन केंद्रों का जाल बिछाना चाहती थी। 1980 में श्रीमती गांधी ने प्रोफेसर पीसी जोशी की अध्यक्षता में दूरदर्शन के कार्यक्रम की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक समिति गठित की। जोशी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, हमारे जैसे समाज में जहां पुराने मूल्य टूट रहे हों और नए न बन रहे हों, वहां दूरदर्शन बड़ी भूमिका निभाते हुए जनतंत्र को मजबूत बना सकता है। समिति के मुताबिक जन संचार माध्यम के बतौर भारत में दूरदर्शन के निम्नलिखित उद्देश्य होने चाहिए। यानी कि दूरदर्शन के कौन कौन से उद्देश्य है, अब ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। सबसे पहले सामाजिक परिवर्तन। समाज में परिवर्तन अगर होता है तो वो दूरदर्शन के माध्यम से आप देख सकते हो। आप कोई भी अगर क्रांति का आह्वान होता है, अब करंट का एग्जाम्पल बताऊं मैं, वैसे बता दूं आपको, एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये जैसे ये पीछे क्या नाम है, ये आंदोलन चल रहा है, जो किसान आंदोलन चल रहा है लगातार। अब इसमें पीछे जैसे ये क्या नाम है, 26 जनवरी के उपलक्ष्य में
जो किसानों ने झंडा जो लहराया फहराया था, तो उसमें फिर क्या नाम है वो जो गतिविधियां टेलीविजन पर दिखाई गई, शरारती तत्वों ने भी वो उस तरह की क्या नाम है गलत गतिविधियां की हैं। लेकिन साथ के साथ में वो एक क्रांति का जो बिगुल बजा कि वो किसानों को वहां से उठाने की कोशिश की गई सरकार की तरफ से। और फिर जो किसान नेता राकेश टिकैत जी है, तो राकेश टिकैत जी ने जब दूरदर्शन पर दिखाया गया कि वो किस प्रकार से आंसू बह रहे हैं उनकी, ठीक है, तो वो पूरा का पूरा एक जन आंदोलन में बदल गया, पूरा महासंग्राम में बदल चुका था। ठीक है, ये इस प्रकार की जो घटनाएं हैं, कोई भी घटना घटित होती है, वो जब टेलीविजन पर दिखाई जाती है तो वो एक क्रांति का रूप धारण कर लेती है, यानी कि समाज में एक परिवर्तन उनका। अब जैसे ये माँ बीमारी चल रही है, ये जो बीमारी चल रही है, इसमें तुरंत आध पौने घंटे बाद या 1 घंटे बाद अपडेट होते रहते हैं हम बीमारी से, किस राज्य में कितने लोगों के अंदर ये बीमारी आ चुकी है, कितनी मौतें हो चुकी है। तो ये क्या है, ये टेलीविजन पर या रेडियो पर ये दिखाए जाएंगे, और हम लोग क्या होंगे जब हम टेलीविजन के माध्यम से इस प्रकार की घटनाओं के संदर्भ में जानेंगे या सूचित होंगे, ठीक है, जानकारियां प्राप्त करेंगे, तो हम लोग सचेत हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं, ठीक है। और फिर हम एक दूसरे को भी शिक्षित करने की कोशिश करते हैं, खुद भी जागरूक होते हैं, खुद भी सक्रिय बन जाते हैं और दूसरों को भी सक्रिय या जागरूक बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये सभी किसकी देन होती है, ये टेलीविजन की देन है, टेलीविजन का ही उद्देश्य होता है ये सामाजिक परिवर्तन, फिर राष्ट्रीय एकता, फिर इसके बाद है वैज्ञानिक चेतना का विकास होना, फिर परिवार कल्याण को प्रोत्साहन देना, फिर कृषि विकास। अब आप कृषि से संबंधित जानकारी, तरह तरह की जानकारी प्राप्त कर सकते हो। अब शाम को दूरदर्शन पर 6 बजे करीबन 1 डेढ़ घंटा कृषि पर ही चर्चा परिचर्चा चलती रहती है। उस पर मौसम विभाग मौसम के संदर्भ में जानकारी देता है, और आपको ये भी जानकारी दी जाती है कि भाई किस मौसम में कौन सी फसल करनी चाहिए, किस मौसम में आपको कौन सी फसल उगानी चाहिए, ठीक है, उसके लिए किन किन दवाइयों का छिड़काव करना चाहिए। ये सभी बातें आप क्या करते हो, टेलीविजन के माध्यम से ये सभी कुछ जानकारियां प्राप्त करते हो। फिर पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक विकास, खेल संस्कृति का विकास। अब खेल संस्कृति में जैसे आप आजकल आईपीएल चल रहा है, आईपीएल, ठीक है, आईपीएल क्रिकेट मैच जो चल रहे हैं, ये टेलीविजन के माध्यम से हम देख सकते हैं। देश के किसी भी कोने से हम टेलीविजन पर आराम से कहीं पर भी किसी भी कोने में बैठकर देख सकते हैं। सांस्कृतिक धरोहर को प्रोत्साहन, जो भी हम राज्य की या देश की जो भी धरोहर है, ठीक है, उसको भी मोटिवेशन अगर मिलती है तो कैसे, टेलीविजन के माध्यम से तरह तरह के, अब कई देखते हो 26 जनवरी पे या 15 अगस्त पे दिल्ली में जो भी परेड वगैरह वगैरह होती है, उसमें देश के प्रत्येक कोने कोने से अलग अलग राज्यों से ये की आती है, अलग अलग राज्यों से नृत्य किए जाते हैं, अलग अलग राज्य की जो संस्कृति है, जो सभ्यता है वहाँ की, वो उसको दर्शाया जाता है, उसको प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है, उससे हम परिचित होते हैं, ठीक है। तो ये सभी जो उद्देश्य है, ये किसके हैं, ये टेलीविजन के ही है। सामाजिक परिवर्तन, राष्ट्रीय एकता, वैज्ञानिक चेतना का विकास, परिवार कल्याण को प्रोत्साहन मिलना, कृषि विकास, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक विकास, खेल संस्कृति का विकास, सांस्कृतिक धरोहर को प्रोत्साहन देना, ठीक है। आगे चलिए। दूरदर्शन ने देश की सूचना, शिक्षा और मनोरंजन की जरूरतों को पूरा करने की दिशा में उल्लेखनीय सेवा की है, लेकिन लंबे समय तक सरकारी नियंत्रण में रहने के कारण इसमें ताजगी, अगला पृष्ठ निकाल लीजिएगा, इसमें ताजगी का अभाव खटकने लगा और पत्रकारिता के निष्पक्ष माध्यम के तौर पर ये अपनी जगह नहीं बना पाया। अलबत्ता मनोरंजन के एक लोकप्रिय माध्यम के तौर पर इसने अपनी एक खास जगह बना ली है। 1991 में खाड़ी युद्ध के दौरान दुनिया भर के लोगों ने केवल टीवी के जरिए युद्ध का सीधा प्रसारण देखा। यह एक अलग ही तरह का अनुभव था। बाद में यह भी कहा गया कि यह युद्ध जितना अमेरिकी सेनाओं ने लड़ा, उतना ही CNN
के केबल न्यूज नेटवर्क नाम के टीवी चैनल ने लड़ा। इसके बाद भारत में भी टीवी की दुनिया में निजी चैनलों की शुरुआत हुई। विदेशी चैनलों को प्रसारण की अनुमति दी गई और इसके साथ ही भारत में CNN, BBC जैसे चैनल दिखाए जाने लगे। जल्दी ही स्टार टीवी जैसे चैनलों ने अपने भारत केंद्रित समाचार चैनल भी आरंभ कर दिए। इसके अलावा डिस्कवरी, नेशनल जियोग्राफिक जैसे शैक्षिक और मनोरंजन चैनलों के साथ ही FTV, MTV व VTV जैसे विश्व पश्चिमी किस्म के चैनल भी दिखने लगे। कुछ लोगों ने इसे देश पर सांस्कृतिक हमला भी कहा और इन चैनलों का विरोध किया। लेकिन टेलीविजन का असली विस्तार तब हुआ जब भारत में देशों निजी चैनलों की बाढ़ आने लगी। अक्टूबर 1993 में जी टीवी और स्टार टीवी के बीच अनुबंध हुआ, यानी कि उनमें एक कंडीशन रखी गई, एक शर्त रखी गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गया उनमें, जी टीवी और स्टार टीवी में। ठीक है, तो उसके बाद समाचार, अंडरलाइन कर लीजिएगा इन पंक्तियों को। उसके बाद समाचार के क्षेत्र में भी डी न्यूज और स्टार न्यूज नामक चैनल आए और सन 2002 में आज तक के स्वतंत्र चैनल के रूप में आने के बाद तो जैसे समाचार चैनलों की बढ़ ही आ गई। यानी कि आज तक जो चैनल है वो कब आया? 2002 में। ये भी अंडरलाइन कर लीजिएगा, अति महत्वपूर्ण है। जहां पहले हमारे सार्वजनिक प्रसारक दूरदर्शन का उद्देश्य राष्ट्र निर्माण और सामाजिक उन्नयन था, वहीं इन निजी चैनलों का मकसद व्यावसायिक लाभ कमाना रह गया। इससे जहां टेलीविजन समाचार को निष्पक्षता की पहचान मिली, उसमें ताजगी आई और वह पेशेवर हुआ, वही एक अंधी होड़ के कारण अनेक बार पत्रकारिता के मूल्य और उसकी नैतिकता का भी हनन हुआ। इसके बावजूद आज पूरे भारत में 200 से अधिक चैनल प्रसारित हो रहे हैं और रोज नए नए चैनलों की बाढ़ आ रही है। अब सिनेमा के बारे में जान लीजिएगा। सिनेमा देखिए, जो सबसे पहले जो अगर रंगीन फिल्म की बात की जाती है तो 1937 में रंगीन फिल्म आई थी किसान कन्या। किसान कन्या 1937 में रंगीन फिल्म आई थी। इससे पहले भी अनेक फिल्म आई, लेकिन रंगीन नहीं आई थी। रंगीन फिल्म की अगर बात करते हैं तो 1937 में आई थी। ठीक है, इस सिनेमा में धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, राजकुमार, विनोद खन्ना, ये जो हीरोइन रही है सुपरस्टार, जिन्होंने सिनेमा जगत में अपना लोहा मनवाया है, इनके संदर्भ में जानेंगे। ठीक है, और पूरे विदेशों में भी भारत देश का जो सिनेमाघर है वो उसे ख्याति प्राप्त हुई है, प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। ठीक है, तो ये सभी कुछ जानेंगे इसमें। कहीं सिनेमा का भी कहीं ना कहीं उद्देश्य होता है, कोई ना कोई मकसद होता है, लोगों को शिक्षित करना, लोगों को जागरूक करना, उन्हें सक्रिय बनाना, उन्हें देश विदेश की गतिविधियों से परिचित कराना। सिनेमा का भी कोई ना कोई स्टोरी होती है, प्राचीनता से संबंधित, आधुनिकता से संबंधित है, इतिहास से संबंधित है। ठीक है, जैसे हम ये नाटक देखते हैं, चंद्रकांता नाटक है या फिर महाभारत है या रामायण है, ये इस प्रकार के जो लोकप्रिय नाटक है, इन्हें जब हम देखते हैं तो हम अपने अतीत के बारे में जानकारियां प्राप्त करते हैं। ठीक है, ऐसे ही फिल्मों में भी अतीत से संबंधित बातें भी होती हैं और भविष्य से संबंधित भी है। जैसे 3 इडियट है, तारे जमीन पर है, इसमें भविष्य से संबंधित बातें बताई गई हैं। ठीक है, अपने करियर से रिलेटेड भी बातें हैं इसमें। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली माध्यम है सिनेमा। हालांकि यह जनसंचार के अन्य माध्यमों की तरह सीधे तौर पर सूचना देने का काम नहीं करता, लेकिन परोक्ष रूप में सूचना, ज्ञान और संदेश देने का काम करता है। सिनेमा को मनोरंजन के एक सशक्त माध्यम के तौर पर देखा जाता रहा है। अगला पृष्ठ निकाल लीजिएगा। ये कुछ पुरानी फिल्मों के चित्र दिए गए हैं इसमें।
ये दिलीप कुमार, धर्मेंद्र राजकुमार, ये जो अशोक कुमार जी, ये चित्र दिए हुए हैं, ये देख लेना आप। ठीक है, तो सिनेमा का आविष्कार का श्रेय थॉमस अल्वा एडिसन को जाता है। ये लाइन अंडरलाइन कर लीजिएगा। थॉमस अल्वा सिनेमा का आविष्कार किसने किया? थॉमस अल्वा एडिसन ने। अगर एडिसन एडिसन नाम भी याद रखते हो तो उससे भी काम चल जाएगा। और ये कब शुरुआत की थी एडिसन ने सिनेमा की? 1883 में। कब शुरुआत की थी? 1883 में। और 1894 में फ्रांस में पहली फिल्म बनी थी। 1894 में अगर विश्व में पहली फिल्म अगर देखी जाए तो कहाँ पर बनी थी? फ्रांस में। और कौन सी फिल्म बनी थी? द अराइवल ऑफ ट्रेन। द अराइवल ऑफ ट्रेन के नाम से पहली फिल्म बनी थी फ्रांस में 1894 में। ठीक है, तो सिनेमा की तकनीकी में तेजी से विकास हुआ और जल्दी ही यूरोप और अमेरिका में कई अच्छी फिल्में बनने लगी। भारत में पहली मुख्य फिल्म बनाने का श्रेय दादा साहेब फाल्के को जाता है। मुख्य फिल्में यानी कि जिसमें सिर्फ क्या होता थे? चित्र चित्र दिखाए जाते थे, शब्दों का कोई अहमियत नहीं थी, शब्दों का प्रयोग नहीं था वो सब। तो इसके बाद शब्दों का प्रयोग हो गया और चित्रों का भी साथ के साथ में चित्र भी दिखाए जाने लगे। ठीक है, तो भारत में मुख्य फिल्मों का जो श्रेय जाता है वो किसे जाता है? दादा साहेब फाल्के को। आजकल ये जो फिल्म उद्योग में जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जो फिल्मकार होते हैं, ये जो निर्माण ये होते हैं, क्या नाम है, हीरो होते हैं, इनको इन पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जाता है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। ठीक है, देवानंद जी को भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और देवानंद के अतिरिक्त और बहुत सारे ऐसे क्या नाम है हीरो या हीरोइन रहे हैं जिन्होंने उत्कृष्ट योगदान के लिए उत्कृष्ट योगदान के लिए ये दादा साहेब फाल्के जो पुरस्कार है, इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, तो यह फिल्म थी 1913 में बनी राजा हरिश्चंद्र। यानी कि भारत में जो पहली फिल्म बनी थी, मुख्य फिल्म बनी थी, वो कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र। और कब बनी थी? 1913 में। इसके बाद के 2 दशकों में कई और मुख्य फिल्में बनी। इनके कथानक धर्म धर्म इतिहास और लोक गाथाओं के इर्द गिर्द बुने जाते रहे हैं। 1931 में पहली बोलती फिल्म बनी आलम आरा। ये अंडरलाइन कर लीजिएगा। पहली मुख्य फिल्म बनी 1913 में राजा हरिश्चंद्र। और दादा साहेब फाल्के जी को मुख्य फिल्म बनाने का श्रेय जाता है। और 1931 में जो पहली बोलती फिल्म बनी आलम आरा। अब इसमें है ना 8th क्लास में भी ये चैप्टर है। ठीक है, 8th क्लास में भी ये चैप्टर आता है, ये फिल्म उद्योग से संबंधित है, दादा साहब फाल्के से संबंधित, फिल्मों से संबंधित। ठीक है, तो आगे 1931 में पहली बोलती फिल्म बनी आलम आरा। इसके बाद बोलती फिल्मों का जो दौर शुरू हुआ। आजादी के बाद जहां एक तरफ भारतीय सिनेमा ने देश के सामाजिक यथार्थ को गहराई से पकड़कर आवाज देने की कोशिश की, वहीं लोकप्रिय सिनेमा ने व्यावसायिकता का रास्ता अपनाया। एक तरफ पृथ्वीराज कपूर, महबूब खान, सोहराब मोदी, गुरुदत्त जैसे फिल्मकार थे, तो दूसरे तरफ सत्यजीत राय जैसे फिल्मकार। 70 के दशक तक सिनेमा के मूल में प्रेम, फंतासी और एक कभी न हारने वाली सुपर नेचुरल हीरो की परिकल्पना रही। कहानियों में कुछ न कुछ संदेश देने की भी कोशिश हुई, लेकिन बहुत सी अव्यवहारिक तरीके से। 70 और 80 के दशक में कुछ फिल्मकारों ने महसूस किया कि सिनेमा जैसे सशक्त संचार माध्यम का इस्तेमाल आम लोगों में चेतना फैलाने और उसे व्यवहारिक जीवन की समस्याओं से जोड़ने और अन्याय के खिलाफ एक कलात्मक अभिव्यक्ति के तौर पर किया जाए।
यही समानांतर सिनेमा का दौर था और इस दौरान अंकुर, निशांत, अर्ध सत्य जैसी फिल्में बनी। हालांकि सत्यजीत राय ने 50 के दशक में भी पथेर पांचाली बनाकर इसकी शुरुआत कर दी थी, लेकिन समानांतर सिनेमा ने एक आंदोलन की शकल से 60 के दशक के आखिरी वर्षों और 70 के दशक में यह आंदोलन 80 के दशक में भी जारी रहा। इस धारा में सत्यजीत राय के अलावा श्याम बेनेगल, मृणाल सेन, ऋत्विक घटक, अदूर गोपाल कृष्णन, MS सत्यु, गोविंद निहलानी जैसे फिल्मकार शामिल हुए, लेकिन बाजारवाद और व्यावसायिकता के दबाव में समानांतर या कला सिनेमा का दौर 80 के दशक में ही खत्म होने लगा। एक बार फिर लोकप्रिय मुंबईया मुंबईया फिल्में छाने लगी। दरअसल हिंदी सिनेमा और शुरू से ही पॉपुलर या लोकप्रिय फिल्मों का दबदबा रहा। कला फिल्मों को अगला पृष्ठ निकाल लीजिएगा। कला फिल्मों को समानांतर सिनेमा इसलिए भी कहा गया क्योंकि वे अपनी अंतर्वस्तु में लोकप्रिय फिल्मों के समानांतर चलती थी। कला फिल्मों के कमजोर पड़ने के साथ एक बार फिर पॉपुलर या लोकप्रिय सिनेमा हावी हो गया और तकनीक कथानक पर भारी पड़ने लगा। तकनीक कथानक पर भारी पड़ने लगी। भारतीय सिनेमा में पारिवारिक फिल्मों की भी एक धारा लगातार चलती रही है। हल्के फुल्के हास्य और एक आम आदमी के परिवार की खट्टी मीठी कहानी पर बनी इन साफ सुथरी फिल्मों को भी खूब पसंद किया गया। लोकप्रिय और पारिवारिक फिल्मों की पहुंच गांव और शहर के साधारण दर्शकों तक रहती आई है। इस तरह की फिल्मों में दर्शकों को बांधने वाला कथानक, रोजमर्रा की समस्याएं, मधुर संगीत, पारंपरिक नृत्य और संस्कृति के कई आयाम दिखाई देते हैं। इस धारा के फिल्मकारों में राज कपूर, गुरुदत्त, बिमल राय, ऋषिकेश मुखर्जी, बासु चटर्जी जैसे कई नाम हैं। इस तरह की ये जो इसमें है ना, सिर्फ क्या जानेंगे, इसमें हम फिल्म उद्योग में फिल्मों की शुरुआत कब हुई, किसने की, जैसे दादा साहब फाल्के ने की और स्टार्टिंग में क्या नाम है फ्रांस से हुई। 1894 में फ्रांस में पहली फिल्म बनी थी। ठीक है, ये सभी बातें जानेंगे किस का कितना महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, तो लेकिन 80 और 90 के दशक में मुंबईया सिनेमा पर व्यावसायिकता का नशा इस कदर छाता गया कि फॉर्मूला फिल्में फिल्मकारों के लिए मुनाफा कमाने का सबसे बड़ा हथियार बन गई। ऐसी फिल्मों में केंद्र में रोमांस, हिंसा, सेक्स और एक्शन को रखा जाता रहा है। कहने के लिए हर फिल्म में कोई न कोई सामाजिक संदेश देने की औपचारिकता निभाई जाती है, लेकिन इनका मकसद महज पैसा कमाना है। ऐसी फिल्मों ने खासकर युवाओं के मन में बहुत गलत प्रभाव छोड़ा है। इस तरह हम कह सकते हैं कि कह सकते हैं कि सिनेमा जनसंचार के एक बेहतरीन और सबसे ताकतवर माध्यमों में से एक है। इसके कई और आयाम भी है। यह मनोरंजन के साथ साथ समाज को बदलने का, लोगों में नई सोच विकसित करने का और अत्याधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से लोगों को सपनों की दुनिया में ले जाने का माध्यम भी है। मौजूदा समय में भारत हर साल लगभग 800 फिल्मों का निर्माण करता है। ये फिल्म ये जो लाइन है, इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, कि मौजूदा समय में भारत हर साल लगभग कितनी फिल्मों का निर्माण करता है? 800 फिल्मों का निर्माण कर सकता है। MCQs में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म निर्माता देश बन गया है। यहाँ हिंदी के अलावा अन्य क्षेत्रीय भाषा और बोली में भी फिल्में बनती है और खूब चलती हैं। ये थी फिल्म उद्योग से रिलेटेड जो बातें थी। अब इंटरनेट से रिलेटेड बातें। इंटरनेट से रिलेटेड तो आपको बहुत कुछ पता ही है, लेकिन फिर भी इंटरनेट से संबंधित कुछ बातें जान लेते हैं, समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं इसको। ठीक है, तो इंटरनेट जनसंचार का सबसे नया लेकिन तेजी से लोकप्रिय हो रहा माध्यम है।
ये एक ऐसा माध्यम जिसमें प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविजन, किताब, सिनेमा, यहाँ तक कि पुस्तकालय के सारे गुण मौजूद है। उसकी पहुंच दुनिया के कोने कोने तक है और उसकी रफ्तार का कोई जवाब नहीं है। उसमें सारे माध्यमों का समागम है, समागम होता है, समाया हुआ संजोग है, उसी में मिला हुआ है, सम्मिलित है। इंटरनेट पर आप दुनिया के किसी भी कोने पत्रिका में पुस्तकालय के सारे गुण मौजूद हैं और उसकी पहुंच दुनिया के कोने कोने तक है और उसकी रफ्तार का कोई जवाब नहीं है। उसमें सारे माध्यमों का समागम है। इंटरनेट पर आप दुनिया के किसी भी कोने से छपने वाले अखबार या पत्रिका में छपी सामग्री पढ़ सकते हैं, रेडियो सुन सकते हैं, सिनेमा देख सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं और विश्वव्यापी जाल के भीतर जमा करोड़ों पन्नों में से पल भर में अपने मतलब की सामग्री खोज सकते हैं। यह एक अंतरक्रियात्मक माध्यम है, यानी आप इसमें एक दर्शक नहीं है, आप सवाल जवाब, बहस बहस भी कर सकते हो, बहस मुबाहिसों में भाग लेते हैं। अगला पृष्ठ निकाल लीजिएगा। आप चैट कर सकते हैं और मन हो तो अपना ब्लॉग बनाकर पत्रकारिता की किसी बहस के सूत्रधार बन सकते हैं। इंटरनेट में ने हमें मीडिया समागम यानी कि कन्वर्जेंस के युग में पहुंचा दिया है और संचार की नई संभावनाएं जगा दी हैं। हर माध्यम में कुछ गुण और कुछ अवगुण होते हैं। इंटरनेट ने जहां पढ़ने लिखने वालों के लिए, शोधकर्ताओं के लिए संभावनाओं के नए कपाट खोले हैं, हमें विश्वग्राम का सदस्य बना दिया है, वहीं इसमें कुछ खामियां भी हैं। इसमें खामी तो यही है कि इसमें लाखों अश्लील पन्ने भर दिए गए हैं, जिसका बच्चों के कोमल मन पर बुरा असर पड़ सकता है। दूसरी खामी यह है कि इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। हाल के वर्षों में इंटरनेट के दुरुपयोग की कई घटनाएं सामने आई है। देखिए, इंटरनेट का बेनिफिट भी है और नुकसान भी है। इंटरनेट के नाम जैसे ये जो माध्यम, इनका जो आविष्कार किया था वो इसीलिए किया गया था ताकि भविष्य में जो भी जानकारी प्राप्त करनी होती है, अगर मान लीजिए कई बार हमें किसी भी शब्द का अर्थ नहीं पता है या फिर हमें इतिहास के बारे में जानना है या देश के किसी भी राज्य या विदेश के बारे में, विदेश की गतिविधियों के बारे में जानना है, तो इससे हमें तुरंत ही जानकारी प्राप्त हो सकती है। अब जैसे आज है, अभी वर्तमान में हम इंटरनेट के माध्यम से एजुकेशन ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन आजकल क्या है, आजकल के जो युवा पीढ़ी है, वो आजकल की युवा पीढ़ी इसका सदुपयोग न करके इसका दुरुपयोग कर रही है, क्योंकि इस पर जैसे इसमें बताया भी है बहुत सारी खामियां हैं, ठीक है। आजकल इंटरनेट के माध्यम से किसी के भी अकाउंट से पैसा निकाला जा सकता है, उसकी कॉपी लिंक हो जाता है या फिर तरह तरह की गतिविधियां, गलत गतिविधियां करते हैं आजकल के युवा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग अगर इसका जैसे इस्तेमाल करते हो तो अपनी जो गुप्त जानकारी है वो गुप्त जानकारियां किसी के साथ साझा न करें, ठीक है। आगे जन संचार माध्यमों का प्रभाव क्या पड़ता है। ये जितने भी माध्यम हम पढ़ चुके हैं, इंटरनेट है, रेडियो है, टेलीविजन है, पत्र पत्रिकाएं हैं, ठीक है, ये जितने भी माध्यम हम पढ़ चुके हैं, इन माध्यमों का प्रभाव क्या पड़ता है ये चीज जान लीजिएगा। आज के संचार प्रधान समाज में जन संचार माध्यमों के बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। हमारी जीवन शैली पर संचार माध्यमों का जबरदस्त असर है। अखबार पढ़े बिना हमारी सुबह नहीं होती। जो अखबार नहीं पढ़ते वे रोजमर्रा की खबरों के लिए रेडियो या टीवी पर निर्भर रहते हैं। हमारी महानगरीय युवा पीढ़ी समाचार और सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए इंटरनेट के का उपयोग करने लगी है। खरीद फरोख्त के हमारे फैसलों तक पर विज्ञापनों का असर साफ देखा जा सकता है। यहाँ तक कि शादी ब्याह के लिए भी लोगों के अखबार या इंटरनेट के मैट्रिमोनियल पर निर्भरता बढ़ने लगी है। टिकट बुक कराने और टेलीफोन का बिल जमा कराने से लेकर सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ा है। इसी तरह से फुर्सत के
क्षणों में टीवी सिनेमा पर दिखाए जाने वाले धारावाहिक और फिल्मों के जरिए हम अपना मनोरंजन करते हैं। अब इंटरनेट के माध्यम से देखकर घर बैठे ही हम अपनी गाड़ी का चालान देख सकते हैं। कोई भी जानकारी अगर हमें प्राप्त करनी होती है, ठीक है, पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करना है या फिर देश सामाजिक ज्ञान प्राप्त करना है या धार्मिक ज्ञान प्राप्त करना है या राजनीतिक ज्ञान प्राप्त करना है, राजनीतिक जानकारी प्राप्त करनी है या देश विदेश की गतिविधियों के बारे में जानना है, तो हम इंटरनेट के माध्यम से तुरंत ही गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो अपनी आगे चलिए, अपनी सेहत से लेकर धर्म अध्यात्म तक के बारे में जानकारी जन संचार माध्यमों से मिल रही है। आप माने या न माने, जन संचार माध्यम आज एक उत्पाद की तरह हमारे घरों में घुस आए हैं, हमारी जीवन शैली को प्रभावित कर रहे हैं और हम उन्हें चाहते हैं, हमारी जीवन शैली को प्रभावित कर रहे हैं और हम उन्हें चाहते हुए भी रोक नहीं सकते। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जनसंचार माध्यम ने हमारे जीवन को ज्यादा सरल, हमारी अक्षमता और ज्यादा समर्थ और सामाजिक जीवन को और अधिक सक्रिय बनाया है। साथ ही उन्होंने हमारे राष्ट्रीय जीवन की गतिशील और पारदर्शी हमें पारदर्शी बनाया है। अगला पृष्ठ निकाल लीजिएगा। सूचना और जानकारियों के आदान प्रदान से लेकर लोगों को एक दूसरे से जोड़ने तक, बहस तक, विचार विमर्श से लेकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाने तक जन संचार माध्यमों को महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये सभी बातें आप जान लेना, ये पढ़ लेना, इसमें कोई ज्यादा विशेष बात अब शेष रही नहीं है। एक बार पुनः इस पे बारीकी से एक बार इसको शुरुआत से देख लेते हैं। इस अध्याय को शुरुआत में क्या इसमें दिया हुआ था, संचार क्या है, संचार के कार्य क्या हैं, ये सभी जो बातें हैं ये एक बार आप जान लीजिएगा। ठीक है, तो संचार जो शब्द है, संचार क्या है? संचार शब्द का अर्थ क्या है? संचार का मतलब है चलना, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलना है, यानी कि अपने विचारों को आदान प्रदान करना ही संचार कहलाता है। अपने विचारों का आदान प्रदान करना ही क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। संचार के तत्व कौन कौन से हैं? संचार के जो तत्व हैं, संचार के तत्व होते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं सेंडर, सेंडर के बाद थॉट या मैसेज या क्या नाम है आइडियाज, और इसके बाद फिर चैनल, चैनल के बाद रिसीवर, रिसीवर के बाद क्या नाम है इफेक्ट, इफेक्ट के बाद फीडबैक, फीडबैक के बाद ये जो कंटिन्यूटी में प्रोसेसिंग चलती रहती है। ठीक है, और एक और है इसका तत्व, यानी कि शोर। ठीक है, और शोर कब शुरू होगा? जब सेंडर अपने थॉट रिसीवर तक पहुंचाने शुरू कर देता, उसी समय ये बात आती है। ठीक है, तो स्रोत या संचारक, सबसे संचार का तत्व, पहला तत्व कौन सा हो गया? स्रोत या संचारक, जिसको अंग्रेजी में सेंडर बोलते हैं, इसे प्रेषक भी बोलते हैं। दूसरा कुटीकृत, कुटीकृत या एनकोडिंग। एनकोडिंग क्या होता है? एनकोडिंग मैंने उस दिन भी बताया था कि जो सेंडर है, जो यानी कि जो संचारक है, वो संचारक जब अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाता है, तो जिस भाषा में वो अपने विचारों को पहुंचा रहा है, वही भाषा, वही लैंग्वेज किसको आनी चाहिए? वही लैंग्वेज रिसीवर को भी पता होनी चाहिए, उसे भी वही लैंग्वेज आनी चाहिए, तभी वो सफल हो पाएगा। ठीक है, अपने विचारों को पहुंचाने में। फिर तीसरी बात आती है संदेश की। ठीक है, और फिर चौथी बात आती है माध्यम। माध्यम मैंने दो तरह के बताए थे, दृश्य श्रव्य माध्यम और श्रव्य माध्यम। और फिर प्राप्तकर्ता यानी कि रिसीवर, रिसीवर इसको डिकोडिंग भी बोलते हैं। डिकोडिंग यानी कि एनकोडिंग का उल्टा है ये। एनकोडिंग का क्या है? ये उल्टा। इसमें निहित अर्थ को समझने की कोशिश की जाती है। ठीक है, और फिर है